ठीक है। सभी को नमस्कार। यहाँ पर ये जो अपनी वीडियो है वो पुराने प्रश्नों से संबंधित है। हम यहाँ पर केवल पुराने प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, ये देखेंगे कि भी इन विगत परीक्षाओं के अंदर अगर देखा जाए तो अलग अलग परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। आप अगर जब पुराने पेपरों को अगर खरीद करके देखोगे मार्केट के अंदर तो आपको इस टॉपिक से संबंधित आप यूँ मान सकते हो 100 से लेकर के 150 के आसपास प्रश्न मिलेंगे। हम यहाँ पर सारे प्रश्नों की चर्चा नहीं कर सकते, कुछ 15-20 प्रश्नों की रैंडमली हम बात करेंगे। 20-30 प्रश्नों की अगर बात की जाए कि भाई किस किस प्रकार से इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारा जो दृष्टिकोण है पढ़ने का वो पेपर के व्यू से किस प्रकार से होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि भी इस टॉपिक में हमें क्या चीज़ें तैयार करनी है, अगर आप 100 से 150 इसके जो प्रश्न आपको मिलते हैं वो अलग अलग, वो यूपीएससी के हो सकते हैं, वो यूपीपीसीएस के हो सकते हैं, वो आरपीएससी के हो सकते हैं, एमपीपीसीएस के हो सकते हैं, उत्तराखंड के हो सकते हैं, यूजीसी नेट के या डीएसएसबी के हो सकते हैं, और हरियाणा के हो सकते हैं, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, इन सब के अंदर पूछे गए प्रश्नों का समावेश आपको मिल जाता है। और उससे आपकी समझ डेवलप हो जाएगी कि सूर्य तप से संबंधित जब आप 150 प्रश्न करते हो तो केवल आपके सामने 150 प्रश्न नहीं होते हैं, क्योंकि उन हर एक के अंदर 4-4 आपके सामने ऑप्शन होते हैं। तो आपके सामने 500-600 बातें हो जाती हैं उस टॉपिक से संबंधित जो अलग अलग आयोग के द्वारा इस टॉपिक से संबंधित पूछी गई हैं। अगर इतनी समझ हमें डेवलप हो जाती है तो फिर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो आपको दिक्कत नहीं होती है, आप नोट्स पढ़ते हो तो आपको दिक्कत नहीं होती है, खुद का जो कॉन्फिडेंस की अगर बिल्डअप की बात करते हैं तो दिक्कत नहीं आती है। यानी कोई भी विद्यार्थी चाहे वो घर में बैठा है, ढाणी में बैठा है, वो बिना किसी की सहायता से भी खुद काम कर सकता है अगर उसमें ये स्किल आ जाता है। तो फिर उसके बाद में वो एक अच्छा कंपीटिटर होता है जिसके पास में एक अच्छी पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, क्योंकि वो उस टॉपिक के संबंध में उसी दृष्टिकोण से पढ़ेगा। यहाँ पर हमने जो एक तरह से टॉपिक पढ़े, ये जो सूर्य तप वाला था उसके अंदर कुछ मुख्य बिंदुओं के संदर्भ में बात की थी जब क्लास के अंदर किया था। तो कभी यहाँ पर सूर्य तप में इंसोलेशन से संबंधित बार बार प्रश्न पूछा जाता है, सूर्य तप के स्रोत क्या थे उससे संबंधित बात आ रही थी। इंसोलेशन, सौर स्थिरांक के ऊपर हमने बात की थी कि सौर स्थिरांक क्या है, सौर स्थिरांक का मान कितना है, इसका प्रमाणिक मान जो 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की जो बात की थी, किस संस्था के द्वारा हमने बात की थी, स्मिथसोनियन संस्था के द्वारा, मतलब उसका निर्धारण किया गया था, किसके द्वारा प्रभावित होता है, ये बात आती है। यहां पर बार बार आता है कि धरातल पर सूर्य तप का वितरण कैसा है, सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इनसे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को एक एक दो प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। ऐसे प्रश्न आपके सामने बहुत सारे और भी मिलेंगे कि सौर विकिरण का वायुमंडलीय अवक्षय, तो यहां पर बार बार आपको प्रकीर्णन से संबंधित सवाल पूछे हुए मिलेंगे। प्रकीर्णन क्या है, मी प्रकीर्णन क्या है, रेले प्रकीर्णन क्या है, इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न आएंगे। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है, और फिर यहाँ पे उष्मा बजट से संबंधित काफी सवाल पूछे जाते हैं, उसके ऊपर हमने डिटेल में बात की थी। यहाँ एक दो प्रश्नों का भी हम अभ्यास करेंगे कि भी कैसे कैसे प्रश्न उससे संबंधित पूछे जाते हैं। वायुमंडल को गर्म और ठंडा करने की विधियों के संबंध में जो बात की थी, तो उस समय हमने चालन की बात की थी, सेवन की बात की थी, विकिरण की बात की थी और अभिवयन की बात की थी। इनसे संबंधित कैसे सवाल पूछे गए, 2-3 सवालों की हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि ब्लैक बॉडी से होने वाले विकिरण से संबंधित नियमों के अंदर हमने प्लैंक के नियम की बात की थी और किर्चहॉफ के जो नियम की बात की थी। तो उन नियमों का कौन कौन से नियम से संबंधित कैसे सवाल पूछे गए उसके ऊपर हम बातें करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के 1-2 सवाल के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे भी सवाल पूछे गए। तो ये हमारे कुछ अध्ययन बिंदु रहे थे जब हमने क्लास की बात की थी। तो अब इससे संबंधित सवाल को अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर मैं सवाल की बात करूं तो ये हमने लिखा है कि यदि भूमध्य रेखा पर सौर्य ऊर्जा 100% है तो ध्रुवों पर यह क्या होगी। हमने काफी डिटेल में बात की थी कि भाई यहां पर अगर सूर्य की जो ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा वो 100% है तो ध्रुवों के ऊपर कितनी होगी। तो हमने बात की थी ये ध्रुवों वाला, केवल आपको ये डाटा नहीं याद रखना भाई, यहां पे ये किया था कि भाई 0 डिग्री के ऊपर 100% है तो ध्रुवों के ऊपर 42% होगा, ये बात हमने की थी। अब यहां पर हमने ये भी कहा था कि 50 डिग्री का पूछ सकते हैं, 60 डिग्री का पूछ सकते हैं, 70 का पूछ सकते हैं, 20 का पूछ सकते हैं, 30 का पूछ सकते हैं। तो ये सवाल आपको ये सिखाता है कि भाई आपको केवल ये प्रश्न नहीं रटना कि 0 डिग्री के ऊपर 100% सूर्य का ताप प्राप्त हो रहा था, 90 डिग्री के ऊपर 42% हो रहा था। ये सवाल आपके सामने ये भी लेकर के आ रहा है
कि भाई 10 के ऊपर पूछा जा सकता है, 20 के ऊपर पूछा जा सकता है, 50 का भी पूछा गया, 60 का भी पूछा गया। हमने यहाँ पे प्रश्न सारे लिए नहीं, ये एक एग्जाम्पल लिया था। तो ये जो बदलते स्वरूप की बात कर रहे थे, तो पहले ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब आपने देखा कि ये सवाल यहां पर जो पूछा गया वो इसी अप्रोच आपके सामने ये आ रही है। कभी कितना है, इसका मतलब केवल एक डाटा नहीं रटना है। अब आपको ये पता चल गया, ये सवाल ये सिखा रहा है कि भी हमें ऐसे सवालों के ऊपर जाना है। ये बात आ गई समझो। नेक्स्ट अगर सवाल की बात की जाए, ये देखिए हमने बात की थी कि सौर स्थिरांक से संबंधित बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि बाह्य सतह के 1 वर्ग सेंटीमीटर समतल पर प्रति मिनट जो सौर विकिरण प्राप्त होता है वह कहलाता है। ये यूजीसी नेट के अंदर 2020 में भी पूछा गया, फिर दिसंबर 2020 में पूछ लिया, जून 2021 के अंदर सेम ही आ गया। सौर स्थिरांक कहते हैं, सौर उष्मांक कहते हैं। आगे इसका मतलब केवल आपको यह प्रश्न नहीं रटना, अब आपको सौर उष्मांक सौर स्थिरांक से संबंधित 2-3 जो बातें हैं कि सौर उष्मांक कितना है, सौर उष्मांक का मान कितना है और ये किसके कारण यानी परिवर्तन हो सकता है और किस संस्था के द्वारा इसका निर्धारण किया गया, ये आपको प्रश्न इन 4 चीजों की तरफ आपको सोचने के लिए बात कर रहे हैं कि यहां से ये 3 चीजें आपको और पूछी जा सकती हैं। हमने देखा था 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट इसका मान है। स्मिथसोनियन संस्था के द्वारा मतलब इसका निर्धारण है, यूएसए की जो संस्था है उसके द्वारा इसका किया गया। और अगली बात हमने देखी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जब दूरी के अंदर परिवर्तन होता है तो सौर स्थिरांक का स्व अल्प मात्रा के अंदर मान परिवर्तित हो जाता है। तो यहां यह सवाल हमें यह सिखाता है कि सौर स्थिरांक से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखोगे तो आपको ये 4-5 सवाल अलग अलग तरीके से पूछे हुए मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने ये है कि भाई पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्य तप के वितरण को प्रभावित नहीं करता। कभी यह पूछेगा करता है, कभी यह पूछेगा नहीं करता है। वे कौन कौन से कारक हैं जो सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करते हैं। हमने बात की थी कि आपतन कोण की बात की थी, यह आ गया। सूर्य की किरणों की कोणात्मक स्थिति कह दीजिए, आपतन कोण की बात कर दीजिए। दिन की लंबाई की बात की थी हमने कि डे की लाइट जो कितनी होती है, दिन की लंबाई कितनी होती है उसके ऊपर। उसके बाद में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की बात की थी। उसके बाद में पृथ्वी और सूर्य की दूरी बात की तो वहां पर आपसे उपसौर से संबंधित बातें पूछी जा रही थी, अपसौर से संबंधित बातें पूछी जा रही थी। उपसौर किस तारीख को होता है ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अपसौर किस तारीख को होता है ये प्रश्न पूछ रहे हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसतन दूरी है वो पूछ रहे हैं। उपसौर के समय कितनी होती है, अपसौर के समय कितनी होती है। किलोमीटर के अंदर पूछ रहा है, मील के अंदर पूछ रहा है। करोड़ किलोमीटर में पूछेगा, करोड़ मील के अंदर पूछेगा, मिलियन किलोमीटर में पूछता है, मिलियन मील में पूछता है। तो ये कई चीजें हम यहां से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से संबंधित यानी बातें करते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि और किसके कारण, सौर कलंक से संबंधित। आगे हम देखेंगे सौर कलंक से संबंधित एक आधा प्रश्न के ऊपर बात की गई। सौर कलंक क्या है, सौर कलंक से संबंधित विशेषताएं क्या है, उस प्रश्न के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद में अगर आप देखते हो कि यहां पे वायुमंडल की पारदर्शिता से संबंधित बात आएगी, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित बात आती है। ये वो कारक हैं जो धरातल के ऊपर आप यूं कह सकते हो यानी जो सूर्य तप है उसको प्रभावित करते हैं, यानी सूर्य तप को प्रभावित करने वाली ये कारक होंगे। तो यहां पर इससे संबंधित भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है। दिन की लंबाई से संबंधित अब प्रश्न पूछने लग गए कि भाई 0 डिग्री के ऊपर कितनी लंबाई है, 10 डिग्री के ऊपर दिन की लंबाई कितनी है, 20 के ऊपर, 30 के ऊपर। इस प्रकार से लंबाई से संबंधित प्रश्न काफी डेप्थ के अंदर पूछे जा रहे हैं। पीछे भी एक कॉलेज लेक्चर के अंदर एक सवाल आया था और उसमें ऐसे पूछा था 60 डिग्री के ऊपर या 63 डिग्री के ऊपर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि वहां पर दिन की जो अवधि होगी वो कितनी होगी। तो वो सवाल हमें ये सिखा रहा है कि बाकी जहां पर आप दिन की लंबाई की जो सारणी दी गई है उसको हमें याद करना है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हमें इस प्रकार से इंगित कर रही है कि कितनी है, औसतन कितनी है, दूरी कितनी है, निकटतम कितनी है, उपसौर कितना है, अपसौर कितना है, उससे संबंधित हमें सोचना है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चाहे वो लैंग्वेज के तौर पे बनाए, चाहे वो एक एक शब्द के तौर पे बात करे। तो यहां पर ये आपका आ गया कि भूमिगत जल होगा वो इसको सूर्य तप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। इसी से वापस वही सवाल आ गया, ये आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर आया है। कारक जो सूर्य तप को प्रभावित नहीं करता, सेम ही सवाल है कि सूर्य तप को, मैंने कहा था बार बार प्रश्न आते हैं यहां से, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहां पे आप देखोगे कि भी कौन सा प्रभावित है,
नहीं करता। तो हम ये देखेंगे घूर्णन है वो प्रभावित करेगा, परिक्रमण प्रभावित करता है, सूर्य की किरणों का नति कोण लिखती है यहां पे शब्द, प्रचलित पवनें आपकी हैं वो नहीं करेंगी। ये फिर वापस वही सवाल है जो अभी हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी द्वारा अपने वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त ऊर्जा की मात्रा कितनी है। तो अभी हमने बात की थी कि 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, लगभग आप यूं कह सकते हो 2 कैलोरी कह दीजिए राउंड फिगर के अंदर। अब यहां पर अगर आप देखते हो तो आपके सामने 2 कैलोरी 2 जगह दे रखी है, एक यहां पे दे रखी है, एक यहां पे दे रखी है। ये तो 2 किलोग्राम हो गए, ये कट गया, 120 किलोग्राम हो गए, ये कट गया। अब इसमें क्या लिखा, प्रति सेकंड प्रति वर्ग सेंटीमीटर, मैंने पहले भी कहा था नाम आते, यहां पे प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी यहां पर दे दिया सेकंड और यहां पे दे दिया, एक जगह सेकंड दे दिया और यहां पे मिनट है, जबकि होता क्या है मिनट के अंदर। पेपर के अंदर हम सीधा जब पढ़ के जाते हैं तो गलती ये करते हैं, 1.94 पढ़ गए या राउंड फिगर के अंदर 2 पढ़ गए, वहां 2 आते ही अब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, इसमें भी कैलोरी लिख दिया, इसमें भी कैलोरी लिख दिया। अब जी सेकंड करें या मिनट करें, तो ये हमने डिटेल में बात की थी कि यहां से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और पहले कह दिया सौर स्थिरांक के ऊपर बात कर ली, किसको सौर स्थिरांक क्या है उसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे, उसका मान कितना है, किसके द्वारा निर्धारित किया गया, किस पे परिवर्तित होता है, ये 4-5 बातें इससे संबंधित होती हैं। नेक्स्ट अगर सवाल की बात की जाए, पृथ्वी के विषुवतवर्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का तापमान अधिकतम होता है। इसका मुख्य कारण है, इसके ऊपर हमने डिटेल में बात की थी कि भाई अधिकतम तापमान भूमध्य रेखा के ऊपर न होकर के भी सूर्य की किरणें यहां पे 0 डिग्री के ऊपर सीधी पड़ती हैं, जबकि अधिकतम तापमान अयनवर्तीय क्षेत्रों में होता है या उपोष्ण कटिबंधीय भागों के ऊपर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने बात की थी कि 0 डिग्री के ऊपर मतलब बादल अधिक होने के कारण परावर्तित हो जाता है, जबकि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह दीजिए, अयनवर्तीय क्षेत्र कह दीजिए, यहां पर सूर्य का प्रकाश है सीधा आता है, आकाश साफ और स्वच्छ रहता है, तो इसलिए अधिक तापमान होता है। तो पहला ही बिंदु है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर पीछे सवाल दे रखा है, वही सवाल पेपर में भी आया हुआ है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये यूपी पीजीटी के अंदर 2016 में आया हुआ सवाल है, जो सौर कलंक से संबंधित हम बात कर रहे थे। यानी सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले या सूर्य ताप जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो हमने ऐसे लिखा था, आपतन कोण की स्थिति की बात की थी। फिर उसके बाद में आपने बात की दिन की अवधि, उसके ऊपर बात कर रहे थे। फिर हमने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की बात कर रहे थे, जिसके अंदर उपसौर अपसौर की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे सन स्पॉट जो होता है, तो सन स्पॉट से संबंधित हमने बात की थी कि गैलोलियो ने बताया था, और ये फोटोस्फीयर के ऊपर जो कूल और आप यूं कह सकते हो डार्क जो स्पॉट होते हैं उनको सन स्पॉट कहा था। तो यही बातें वापस कर रखी है। देखो, सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सन स्पॉट कहा। पहले तो मैंने कहा था सिर्फ इतना ही आता था, सन स्पॉट जब अधिक होता है तो सूर्य ताप की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जब यहां पर इसके अंदर डिटेल में दिया गया तो इसका मतलब बाकी जो एग्जाम होंगे इसके अलावा भी आया हुआ है ये प्रश्न, उसके अंदर कोई एक इसमें से घटा दिया, किसी के अंदर 2 जोड़ दिए, तो कहने का मतलब सन स्पॉट के ऊपर जब 5-7 जो बातें हैं आपको डेप्थ के अंदर जाकर के याद करनी है। पहली, सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सन स्पॉट कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। सन स्पॉट अंधेरे क्षेत्र के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वर्णमंडल से 1500 डिग्री सेल्सियस ठंडे होते हैं, यह भी बात ठीक है। एक अकेला सनस्पॉट कुछ दिन से कुछ महीनों का हो सकता है, यह भी बात ठीक है। इनका जीवन काल के लिए हमने कहा था कुछ महीने, कुछ दिन से लेकर के कुछ महीनों तक होता है, और हमने कहा था कि एक साइकिल के तौर पे आता है, यानी 11 वर्षीय एक चक्रण के रूप में देखने को मिलता है। गैलोलियो ने इसकी पहचान की थी। तो अगला प्रश्न, ये दिखाई देने वाले सनस्पॉट की संख्या 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती है। इस दौरान हमने ये भी बात की थी कि जब यूवी होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उसकी मात्रा के अंदर 20% वृद्धि हो जाती है। हमने ये भी सीखा था कि भाई ऑल ओवर अगर आप यूं कहें कि आयन मंडल के अंदर जो रेडियो तरंगे होती हैं उनको भी ये प्रभावित करता है। सनस्पॉट के बीच में एक जो डार्क स्पॉट था उसको हमने अम्ब्रा कहा था, और उसके चारों ओर का थोड़ा सा हल्का भाग था उसको पेनम्ब्रा कहा था। तो ये सनस्पॉट का प्रश्न केवल आपको ये नहीं सिखाता कि भाई आप इस प्रश्न को रट लीजिए। जैसे कई बार मैं ये कहता हूं कि भाई हमें पुराने पेपर पढ़ने हैं, आप पुराने पेपरों को रट लीजिए। तो पुराने पेपर के रटने का भावार्थ ये नहीं है कि आपको प्रश्न को रटना है। पुराने पेपर के प्रश्न का भावार्थ आपको ये प्रश्न ये सिखाता है कि भाई सनस्पॉट के अंदर
केवल उस शब्द से काम नहीं चला। जब 2016 के अंदर यूपी पीजीटी 2016 के अंदर पूछा जा चुका है, तो आप ये मान के चलना कि उसके बाद में ये नेट के अंदर भी पूछा जा सकता है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर हो सकता है, स्कूल लेक्चरर के अंदर हो सकता है, या अन्य कोई डीएसएसबी केवीएस नवोदय के अंदर वहां पर इस पैटर्न का सवाल पूछा ये गया है, तो वहां पर इसी डेप्थ के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा। ये सवाल हमें ये सिखाते हैं। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं 1 2 3 4 ये सही हैं। फिर उसके बाद में ये मैंने बात कर ली, वापिस वही आ रहा है कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों में से आपने देखा था पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की जब हमने बात की तो मैंने ये देखो केवीएस पीजीटी 2018 में आया, फिर एमपी सेट 2023 के अंदर यही सवाल वापिस हो गया। अब इसने क्या पूछा कि उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सही दूरी है। किसकी बात कर रहा है? उपसौर की बात कर रहा है, पेरीहेलियम की बात कर रहा है। तो 147 मिलियन किलोमीटर। यहां पे हमने बात की थी कि एक सारणी बनाई थी आपको, ये सारणी की बात की थी। तब मैंने 4 बातें की थी कि यहां पर एक तो ये तारीख होगी कि भाई उपसौर की अगर बात करता है कि भाई 3 जनवरी को हो गया, पेरीहिलियन हो गया, और अब ये कि इसको मील के अंदर पूछ रहे हैं, मिलियन मील के अंदर पूछ रहे हैं, किलोमीटर के अंदर पूछ रहे हैं, मिलियन किलोमीटर के अंदर पूछ रहे हैं। इसने उपसौर का पूछा किसके अंदर, वहां पर अभी हम पर क्या है, मिलियन किलोमीटर के अंदर। ये आ गया 147 मिलियन किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर में पूछता 14.7, मील के अंदर पूछता 9.15 करोड़ मील, और मिलियन मील के अंदर पूछेगा 91.5 मिलियन मील। तो इस प्रकार से ये जो सारणी बना रखी है, एक तरह से बार बार यहां से चाहे तो कभी, अब इस प्रश्न का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको उपसौर रटना है। इस प्रश्न का भावार्थ ये है आपको उपसौर के बारे में भी ध्यान रखना है, अपसौर के बारे में, सामान्य स्थिति को भी ध्यान रखना है, किलोमीटर में ध्यान रखना है, मील में ध्यान रखना है, करोड़ किलोमीटर में ध्यान रखना है, मिलियन करोड़ किलोमीटर की बात कर लेंगे, मिलियन की बात कर लेंगे किलोमीटर के अंदर, और इसी प्रकार से मील के अंदर भी मिलियन की हमें बात कर लेंगे। तो ये 4-5 तरीके से इससे संबंधित सवाल आपके सामने हो सकते हैं। ये प्रश्न हमें ये चीजें सिखाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो ये मैंने पहले बात की थी कि अंत के अंदर हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात की थी। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संदर्भ में जब आपने देखा था तो हमने इस प्रकार से बात की थी कि जो सबसे इससे संबंधित 2-3 सवाल आएंगे आपके सामने। यहाँ पे 1-2 सवाल की बात की गई है, जैसे अगला सवाल इसी से संबंधित है, ये रहा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लिए दिए गए भागों को उनकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आईएस 2001 के अंदर भी आया है, एमपी सेट 2023 में है। इसका मतलब केवल ये 2 के अंदर ही नहीं है, बहुत सारों के अंदर आ रहा है, बार बार यहां से सवाल आ रहा है और काफी डेप्थ के अंदर सवाल आ रहा है। जब आपने देखोगे तो हमने सबसे पहले ये देखा कि यहां पे सबसे पहले आपने लघु तरंगों की बात की थी, फिर उसके बाद में दृश्य तरंगों की बात की, फिर उसके बाद में इंफ्रारेड की बात की थी, और फिर उसके बाद में आपने दीर्घ तरंगों की बात की थी। मैंने यहां पे G गुणा P ऐसे लिखा था, यानी गामा एक्स, और P का मतलब यहां पे अल्ट्रावायलेट यानी पैराबैंगनी किरणों की हमने बात की थी। फिर उसके बाद में दृश्य तरंगों आ गई, फिर इंफ्रारेड आ गई, फिर दीर्घ तरंग के अंदर हमने ऐसे किया था मारा रे, माइक्रोवेव, राडार और रेडियो। अब ये देखो क्या दे रहा है इस प्रश्न के अंदर। अगर जब आप देखोगे तो सबसे छोटी के तौर पे आए सबसे पहले गामा एक्स छोड़ दी इसने, फिर यूवी अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी दे दिया, फिर यहां से इसने क्या उठा लिया, दृश्य, फिर इंफ्रारेड का मतलब अवरक्त को उठा लिया। अब इसमें आप माइक्रोवेव नहीं दिया, राडार भी नहीं दिया, और क्या कर लिया, दीर्घ में से रेडियो दे दिया। ये आ गया। अब एक में जो पिछला जो सवाल है उसमें क्या दे रखे हैं, इनके मान दे रखे हैं। आरसेट 2023 के अंदर ये सवाल पूछा गया, जैसे दृश्य तरंग का मान 0.4 से 0.7 माइक्रोन के अंदर होगा, बाकी के अंदर जब आप मेल बिठाओगे तो ये बैठ जाएगा। तो इसका मतलब इस प्रकार से संबंधित, इससे संबंधित आपके सामने सवाल रहेंगे। तो ये सवाल आपको ये दिखाता है कि भाई आपको लघु से दीर्घ की तरफ जाते हो तो कौन कौन से आएंगे, उनके मान क्या हैं। यहां पर जब आप देखोगे तो आपके सामने ये भी सवाल पूछे गए। दृश्य के अंदर देखा आपने, यहां पे निहाल एक शब्द लिखा था, यानी नीले का मान कितना है, हरे का मान कितना है, लाल का मान कितना है। फिर इंफ्रारेड के अंदर हमने सीखा था नियर इंफ्रारेड का मान कितना है, मिडल इंफ्रारेड का कितना है, और फार इंफ्रारेड का कितना है। फिर उसके बाद में दीर्घ तरंगों की हमने बात की थी। सबसे संवेदनशील प्रकाश कौन सा था। इस प्रकार से यहां पर माइक्रो इनकी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसके संबंध में बातें की थी। तो ये सवाल हमें ये सिखाता है
कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से हर एक दो पेपर के अंदर कहीं ना कहीं सवाल आ रहा है, चाहे वो यूपी में आए, चाहे वो राजस्थान में आए, चाहे वो हरियाणा में आए, चाहे वो दिल्ली के अंदर आए। तो ये प्रश्न हमें ये सीख देख के जा रहा है कि आपको यहां से इस प्रकार से इस टॉपिक के अंदर ये बात पढ़नी है। अगले प्रश्न को देखते हो कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सर्वाधिक एल्बिडो दर्शाती है। ये प्रश्न तो इतना मतलब आप यूं मान लीजिए कि हद से ज्यादा बार पूछा गया है, एल्बिडो से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। एल्बिडो क्या है, औसत एल्बिडो कितना है, हमने बात की थी कि 35 औसत एल्बिडो की बात की। फिर हमने बात की थी कि यहां से डेप्थ के अंदर जो सवाल पूछे गए, मोलर ने कितना बताया, ट्रिवार्थरा ने कितना बताया, इस प्रकार से बात की थी ना। क्रिचफील्ड और हाटन ने कितना बताया, उनसे संबंधित अलग अलग एल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपने देखा कि अलग अलग स्तर से एल्बिडो मतलब कितना हो रहा है, उसको घटते क्रम में पूछ रहे हैं, बढ़ते क्रम में पूछ रहे हैं, सर्वाधिक किससे हो रहा है उससे संबंधित पूछ रहे हैं। इसका मतलब एल्बिडो का इससे संबंधित आपको 10-15 सवाल, जैसे ये हरियाणा पीजीटी 2021 के अंदर दे दिया, राजस्थान टीजीटी एसएसटी 2019 में आया, बहुत बार आया। इसी प्रकार से वापस ये दे रखा होगा, एल्बिडो से तात्पर्य क्या है, एल्बिडो सबसे अधिक परावर्तित किससे होती है, ये वापस वही आ गया। तो ये तीनों सवाल जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिए, तीन नहीं है, जब आप प्रश्न करोगे तो एल्बिडो से संबंधित आपको 10, 15, 20 प्रश्न मिलेंगे। है वही रिपीट, मतलब एक तरह से कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सर्वाधिक एल्बिडो दर्शाती है। विवन आवरण है, पुरानी बर्फ है, ताजागिरी बर्फ है, सड़क है। हमने यहाँ पे इसको पूरे डिटेल के तौर पे एक तरह से बात की थी जब एल्बिडो की बात आई थी। एक सूत्र भी मैंने लिखाया था, ये लिखा हो ये ला, गली में ही मरु घास है चको, गलनशील हिम, ये कह रहा है गलनशील हिम, नई बर्फ, ताजा बर्फ, बार बार यही शब्द आ रहा है उसके अंदर जब आप प्रश्न को देख रहे हो, चाहे वो अलग अलग स्वरूप में किसी प्रकार से। फिर मेघ तल बादलों से हो गया, हिमाच्छादित धरातल से हो गया, मरुस्थलों से बात करें 35 से 45, फिर घास क्षेत्र, चट्टानी और कोणधारी वन, यानी इस सूत्र के अकॉर्डिंग सारी आ रही थी। और ये हमने डिटेल के अंदर बात करी ली एल्बिडो के संबंध में। मोलर कितनी बता रहा है, हार्विटीज कितनी बता रहा है, हटन कितनी बता रहा है, एवरेज कितनी है, और प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके संबंध में। यानी ये बार बार यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी वो प्रश्न, एल्बिडो का तात्पर्य क्या है, सौर विकिरण की वो मात्रा जो पृथ्वी को या वायुमंडल को गर्म किए बिना वापिस अंतरिक्ष के अंदर लौट जाती है, उसको हमने कहा था एल्बिडो। मैं थाने बताया रूसिडिया बटाऊ है, कोई कामगार को नहीं है ना, वही एल्बिडो। तो यहां हर एक प्रश्न को जब करते हो ना, ये आगे देखो, ताजागिरी बर्फ, इसको ऐसे लिख दिया, स्नोफॉल जिसको आप बोलते हो, ताजागिरी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सर्वाधिक एल्बिडो दर्शाती है, ताजागिरी बर्फ। इसी से संबंधित वापस यही सवाल है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की रोशनी को अधिक परावर्तित करता है, ताजा बर्फ से आच्छादित भूमि, ताजागिरी बर्फ। अगले बनाए जो क्या कर दियो, ताजा बर्फ से आच्छादित भूमि। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आ गया। शब्द कोई तो बदला है, मतलब वापस उठाया भी नहीं, उठा भी लिया। अब बनाए कहां से, यहां से बनाएगा तो ये चीजें तो बनानी पड़ेंगी। अब कई बार यहां कह दें गुरुजी बैस आगे तो पूछे ही को नहीं, अरे तो उसके आसपास के जो एनवायरमेंट की बातें हैं उसमें जब थोड़ी थोड़ी गहराई के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो आप भी चले जाइए ना। मैं तो एक ही याद करूंगा, दूसरी करूं को नहीं। वो आपसे घटते क्रम में पूछेंगे, बढ़ते क्रम में पूछेंगे। ये आए गया वापिस, एल्बिडो से तात्पर्य आरपीसी कॉलेज लेक्चर 2016 में है, बीपीएससी पीजीटी 2023 में है, वापिस यही सवाल। धरातल से सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा, एल्बिडो क्या थी, परावर्तित मात्रा थी, जिसको एल्बिडो कहते हो, स्वीति कहते हो, धवलता कह सकते हो, ये सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद में एल्बिडो, यदि सूर्य का उत्थापन कम होता है, ये नेट दिसंबर 2015 के अंदर आया। अब वो मैं थन कहो उत्थापन कम होता है, कहीं तो हो जाएगा, यानी कम उठा हुआ है या अधिक है। तो सूर्य का उत्थापन कम होता है तो एल्बिडो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इस प्रकार से ऊंचाई आपने लिखा था कि 5.5 डिग्री है, तो इसका मतलब कितना है 71%। और यही अगर 47 डिग्री के ऊपर आ गया तो आपकी एल्बिडो की मात्रा 2% होगी। तो ये बार बार प्रश्न, यानी एल्बिडो के संबंध में अब आप देख रहे हो कि कितनी गहनता के अकॉर्डिंग वो सवाल पूछ रहे हैं। यानी इस बिंदु के ऊपर तो आपको फोकस करना है। अब अगला जो सवाल है, पृथ्वी का एल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है। अब एल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारक आगे यूपीपीसीएस 2010 के अंदर आया। अब कहीं यहां कहते हैं जी 10 सारा में क्यों पढ़ा, वो तो 2010 में आया था, वो 2001 में आया था, 2005 में आया था। आपको इस टॉपिक से संबंधित जितने सवाल मिल रहे हैं, अब क्या करेंगे,
जैसे इसमें एक पूछा है, अब आपसे ऐसे दे देगा, एक ठीक है, एक दो ठीक है, एक दो तीन ठीक है, एक दो तीन चार ठीक है, बता दीजिए कौन से ठीक है। ऐसे ग्रुपित बनाएंगे और क्या करेंगे, यहां से करेंगे। तो अब आपने देखा कि एल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है, तो यहां पे पृथ्वी के धरातल की प्रकृति शब्द से हमने बात की थी कि अलग अलग प्रकार से होगा, तो वहां से अलग अलग। मेघाच्छादन है, ये प्रभावित नहीं होता है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न होगा। मेरे विचार से ये प्रश्न ठीक टाइप नहीं हुआ है। तो एल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित होगा। थोड़ा सा इसको वापस देखना पड़ेगा प्रश्न को, लेकिन कहने का मतलब प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, हाँ वह प्रक्रिया, ये वो आगे कि वायुमंडल के अंदर उष्मा का क्षय या कटौती जो थी, या वायुमंडल को गर्म और ठंडा करने की विधियां कौन कौन सी थी, जिसके अंदर आपने चालन की बात की थी, सेवन की बात की थी और विकिरण की बात कर रहे थे, अभिवहन की बात। ये सीधे आए हुए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक संपर्क द्वारा, अब प्रत्येक संपर्क किसमें होता है, चालन में, स्थलीय उष्मा वायु में स्थानांतरित हो जाती है, किस प्रक्रिया के अंदर, चालन के अंदर। अगला प्रश्न देखिए कि वायु के क्षैतिज संचलन, ये संचलन है यहां पे, क्षैतिज संचलन के कारण उष्मा के स्थानांतरण को कहते हैं अभिवहन कहते हैं। क्या बोलेंगे, अभिवहन। फिर वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से ठंडी हवा गर्म हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्षैतिज रूप से स्थानांतरित करती है, डीएसएसबी पीजीटी 2021 में आया, तो क्षैतिज रूप से करती है तो क्या होगा, अभिवहन। वापिस अब इसको इस प्रकार से दे दिया, प्रश्न तो वही सेम दे रहे हैं। जब वायुमंडलीय, ये वो आगे प्रकीर्णन से संबंधित हमने बात की थी कि प्रकीर्णन और विसरण के अंदर यानी वायुमंडलीय कणों का फैलाव हो जाता है। तो हमने ये कहा था कि जब वायुमंडलीय कणों की व्यास सौर्यिक विकिरण की तरंगदैर्ध्य से छोटी होती है, तरंगदैर्ध्य से क्या हो, छोटी होती है, उसको प्रकीर्णन कहते हैं। उसी प्रकीर्णन को हमने रेले प्रकीर्णन कहा था, और रेले प्रकीर्णन के कारण हमने कहा था आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और जब वो अगर बराबर होती है तो उसको हम मी प्रकीर्णन कहते हैं। ये आरपीसी कॉलेज लेक्चरर 2021 के अंदर सवाल आया है, और उसके बाद में भी आ गया, नेट के अंदर भी सवाल आया हुआ है। तो इसका मतलब प्रकीर्णन के अंदर पहले तो सिर्फ हम ये कहते हैं कि आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, इन्होंने कहा नहीं, प्रकीर्णन में कौन से प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, रेले के कारण। जब वायुमंडलीय कणों की व्यास सूर्य की विकिरण की तरंगदैर्ध्य के बराबर होती है तो उसको क्या कहते हैं, छोटी होती है तो उसको क्या कहते हैं, बड़ी होती है तो उसको क्या कहते हैं, ये बात हमने सीखी थी। तो यहां पे आप देख रहे हो कि प्रकीर्णन का केवल स्थायी सवाल नहीं पूछ रहा है, डेप्थ में जाकर के सवाल पूछ रहा है कि जब वायुमंडलीय कणों का व्यास सौर्यिक विकिरण की, यहां पे बीच में रह गया, तरंगदैर्ध्य के बराबर होती है, बराबर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मी। छोटा होगा तो उसको हमने क्या बोला, रेले प्रकीर्णन। अचयनात्मक प्रकीर्णन की जो बात कर रहे थे विसरण से संबंधित होगा, बड़ा होगा तो उसको हमने क्या बोला था, विसरण कहा था। तो ये यहां से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। ये वापस वही आगे हमने ब्लैक बॉडी से संबंधित नियमों की बात की थी, उसमें अगर आप देखते हो तो ये स्कूल लेक्चरर 2018 के अंदर सवाल है कि जितनी अधिक गर्म पिंड हो उससे उतनी ही अधिक लघु तरंगों वाली ऊर्जा का विकिरण होता है। किसका नियम था, प्लैंक का नियम था। तो इसका मतलब प्लैंक का नियम, आपको ये नहीं कहना कि भी मैं तो प्लैंक का नियम रट लियो, ये बता रहा था। ये कह रहा है कि यहां से संबंधित अगला सवाल वापस ये देख लीजिए, ये भी आया हुआ है, ये यूपी पीजीटी 2006 में ही पूछ लिया, यूपी पीजीटी 2006 के अंदर सवाल आ गया। तो जब 6 के अंदर पूछा गया, कई तीन सोचो वो पुराना हो गया, जब भविष्य तो हमें को नहीं, अब तो कोई और दोहरा पूछेगा। अब इसका मतलब आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये विकिरण से, ये जो नियम है ब्लैक बॉडी से संबंधित, उनको हम पूछ रहे हैं। क्या दिया है, विकिरण का वह प्रवाह विकिरण करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान की चौथी घात के समानुपाती होता है। मैं कह चौथी शक्ति के समानुपाती होता है, चौथी घात के समानुपाती होता है। बोल्ट जेमेन हमने बात की थी, कितने जन्मे, चौथी शक्ति के समानुपाती बात की थी, ये तो बात आ गई। तो यहां पे वेन का नियम पूछा। अब इसका मतलब केवल स्टीफन बोल्ट जेमेन का नियम ही आपको याद नहीं रखना, इसका मतलब वेन ने क्या कहा था वो भी हमें याद रखना है। यहां पे आपने देखा कि बायल का, प्लैंक का, ये जो नियम आपको दे रखे हैं चार्ल्स के, इनके जो नियम इनसे संबंधित हैं उनको आपको याद रखने, ये प्रश्न आपको ये सिखाता है। अगली जो बात करेंगे कि निम्न विश्व प्रदेशों में से किसमें अधिकतम सूर्य तप की मात्रा प्राप्ति होती है। ये हम पीछे भी करके आए थे कि अधिकतम सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा पर न होकर के उपसनी प्रदेशों के अंदर होगी, पीछे भी ये सवाल आ गया। फिर उसके बाद में कौन सा सूर्य तप के वितरण को प्रभावित है, नहीं करता, सेम वही सवाल है, सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अब ये देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सूर्य तप की प्राप्ति होती है, ये कह रहा है। ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है,
और ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सूर्य तप की प्राप्ति होती है। बात आपकी ठीक है। लेकिन अगला स्टेटमेंट देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा दिन की अवधि अधिक लंबी होती है। ये यहां पे बता रहा है कि इस एरिया के अंदर दिन की अवधि लंबी होती है और यहां पे दिन की अवधि छोटी होती है। हम यहां पे पीछे करके आए थे, आपको ध्यान आ रहा हो। दिन की अवधि से संबंधित मैंने कहा था, पहले भी एक सवाल अभी आया था कि किस किस अक्षांश के ऊपर दिन की लंबाई कितनी होती है, वहां से सवाल है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है। है ये रहा। अब क्या करें, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी आप कह सकते हो 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के अक्षांश के बीच का, ये मान लीजिए 20 डिग्री तक का एरिया है। यहां पे दिन की अवधि आपको 12 घंटे 13 घंटे की दिख रही है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जाओगे, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि मध्य अक्षांशों की बात कर रहे हो, 60 डिग्री के आसपास बात कर रहे हो, तो यहां पे देखिए यानी 50 से लेकर के 60 डिग्री तक का ये 16 घंटे का दिन है, 20 घंटे का दिन है, आगे जाओगे 24 घंटे का दिन है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट तो गलत हुआ ना। और यहां से मैंने ये भी बताया था कि अभी पीछे एक पेपर के अंदर पूछा था 60 के ऊपर कितने का होगा, 58 के ऊपर कितने का होगा, 63 पे कितने का होगा। इसका मतलब ये सवाल केवल अब का नहीं है, ये सवाल तो बहुत पहले पूछा जा सकता है। अभी तो अपने तो पिछले मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है, लेकिन इससे पहले अभी हमने बात की, ये कहां पे पूछा गया देखिए आप, हैं 68 69 ये था क्या, ये आ गया यूपीपीसीएस प्री के अंदर 2008 में आया वो सवाल है। यानी अब यहां से अगर किसी ने ये सवाल पूछा है तो ये आपने जरूर देखा होगा कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं आएगा तो हम किताब में ढूंढने का प्रयास करेंगे। किताब में जब ढूंढेंगे तो ये बताएगा कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा दिन की अवधि अधिक लंबी होती है। दिन की अवधि अधिक लंबी नहीं होती है, सूर्य का प्रकाश तो ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। तो ये 2008 में पूछा गया एक तरह से प्रश्न जो था, उसी प्रश्न को अपने 2023 के अंदर कॉलेज लेक्चरर के अंदर राजस्थान में पूछ लिया गया। अब इस बार स्वरूप अलग दे दिया, उसने ये कह दिया भी कितने डिग्री के ऊपर कितने घंटे का दिन होगा, ये दिया है। तो इसका मतलब आगे संभावना बनती है कि इस प्रश्न को इस प्रकार से डेप्थ में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न, अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्य तप की प्राप्ति अधिकतम होती है, कब होगी? क्योंकि ये आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2018 में 3 जनवरी को ऐसा क्या होता है, 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है। वो कह रहे हैं बाकी कारक है, लेकिन ऐसा कारक क्या है 3 जनवरी उपसौर। हमने कहा था उपसौर की स्थिति के अंदर 7% सूर्य तप अधिक प्राप्त होगा, अपसौर के अंदर 7% है कम प्राप्त होगा। तो इसमें डिटेल में बात करी ली। तो ये यहां पे उपसौर और अपसौर से संबंधित दूरी पूछ ली, कब हो रहा है ये पूछ लिया, उसका क्या प्रभाव हो रहा है ये पूछ लिया। तो इसका मतलब डिटेल के अंदर वहां पर जाकर के अलग अलग आयोग के द्वारा, केवल इतने नहीं आपको और बहुत सारे इससे संबंधित सवाल पूछे हुए मिलेंगे। अगला ये सवाल देखिए, वहां पे ये किस में आया था, इसने लिख नहीं रखा है, शायद नेट वगैरह के अंदर आया था। या है नीचे लिखा है, कहां लिखा है, हाँ ये लिखा है, ये देखो डीएसएसबी पीजीटी 2021 में आया। ये उष्मा बजट से संबंधित है। उष्मा बजट से संबंधित कई सवाल कई प्रकार के आए हैं। मैंने बताया था टोटल अपने उष्मा बजट को बांटेंगे 2 प्रकार से, आपके सामने स्थितियां आएगी कि अगर 100 यूनिट लेकर के चलें तो 35 तो आपकी एल्बिडो के तौर पे आएगी। एल्बिडो में हमने ये देखा था कि 35 जो आ रही है तो वो वापस प्रावर्तित हो रही है किस किस के रूप में, आपने बताया कि बेबे रुसड़ा बताओ 27 तो आपके बादलों के तौर पर वापस गए थे, यानी बादलों का बहाना लेकर के। और हमने ये कहा था कि 6 जो वापस गए बोले आंधी तूफान बुजुर्ग अमरतांख हम रेतो पड़े, यानी धूल के कारण गए थे। और 2 मैंने बताया था कि बस घर के दर्शन किए, पृथ्वी की सतह पे आए वापस चले गए। इस प्रकार से हमने 35 का हिसाब किताब किया था। उनसे संबंधित, तीनों से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर अगला सवाल जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि इस प्रकार से आ रहा है कि जो आपके सामने 65 यूनिटें बची हैं वो धरातल के ऊपर जब आ रही है
तो हमने कल भी एक प्रश्न किया था कि उसमें से वायुमंडल के अंदर 14 रुक गई और पृथ्वी के सतह के ऊपर 51 आ गई, ये बात की। अगला जो यहां से प्रश्न पूछा गया था वो ये है कि जो 51 आई उसमें से प्रत्यक्ष कितनी आई और विसरित दिवा प्रकाश के रूप में कितनी आई। तो आपने बताया कि प्रत्यक्ष आई 34 और विसरित दिवा प्रकाश के रूप में कितनी आई, 17 आई। अब ये आ गई। अब वापस जाने की वाली बारी आती है तो उससे संबंधित 3 सवाल बनते हैं कि जी वो विकिरण के तौर पे कितनी गई, 23, संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में कितनी गई, 19, और सेवन के द्वारा कितनी गई, 9 गई। ये इनसे संबंधित हमने 2-3 सवालों की पहले पिछले के अंदर, और एक उस अक्षांश की बात की थी कि जहां पर नो लॉस नो प्रॉफिट वाला होता है, तो हमने 38 डिग्री की बात की थी। तो यहां पर ये देखिए, ये प्रश्न अगर देखते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है। ये क्या दिया है कि यदि बाहरी वायुमंडल में पहुंचने वाले सौर विकिरण की 200 इकाइयों में से, इसने 100 इकाई का जिक्र नहीं किया, ये क्या कर रहे हैं, 200 मानव थे तो क्या आपने मान लियो भी क्या फर्क पड़े, 200 इकाइयों में से 4 इकाई पृथ्वी की एल्बिडो द्वारा परावर्तित हो जाती हैं। जैसे हम कह रहे थे 100 इकाई थी तो 2 एल्बिडो हो रही, इसने क्या कह दिया, 4 इकाई, कोई बात नहीं। 38 इकाइयां वायुमंडल के भीतर अवशोषित की जाती हैं। मान लीजिए ये जितनी कह रहा है 38 वायुमंडल में अवशोषित हो गई, यानी वायुमंडल में कितनी अवशोषित हुई, 38 वायुमंडल में अवशोषित। आगे क्या लिखा है, 38 इकाइयां प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्राप्त की जाती हैं। प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में यानी कितनी प्राप्त हुई, 38। 46 इकाइयां विसरित विकिरण के रूप में प्राप्त की जाती हैं और 10 इकाइयां फैले हुए विकिरण के रूप में प्राप्त की जाती हैं। तो प्रभावी सौर विकिरण की कितनी इकाइयां वास्तविक रूप से वायुमंडल और पृथ्वी की भूमि और समुद्र सतह द्वारा अवशोषित की जाती हैं। यानी इसने कह दिया भी वायुमंडल, पृथ्वी की सतह और समुद्र द्वारा कितनी अवशोषित की जा रही है। इन 4 को छोड़ करके तो बाकी तो अवशोषित की जा रही है, ये 4 आपकी क्या की जा रही हैं, परावर्तित। अब इनको जोड़ते हैं तो जोड़ोगा तो क्या हो जाएगा, आना अगर 3 नहीं जोड़िया, 8 8 16 और 6 22, 2 से लगी, 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11 और 2 13, कितनी आ गई, 132। अब इसी सवाल और में बना ले हो कभी कोई, उसमें बजट को बहुत खतरनाक सवाल आयो, अब कत बैठे बेरो कौन पड़े के आयो। अब आपने ये प्रश्न केवल रट के नहीं जाना है भाई, आपको ये पूछ रहा है कि मैं ऐसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जब डीएसएसबी में पूछा है तो आरपीसी वाले क्यों नहीं पूछ सकते, नेट वाले क्यों नहीं पूछ सकते, हरियाणा वाले क्यों नहीं पूछ सकते। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा एक पर उत्तरी गोलार्ध में उष्मा बजट में अधिकता और न ही कमी होती है। हमने पहले भी चित्र मैंने आपको दिखाया था 38 के ऊपर, 38 डिग्री के ऊपर, ये सवाल ऐसे आया हुआ है। अगला सवाल इसमें अगर देखोगे ये प्रकीर्णन से संबंधित आ गया, प्रकीर्णन की जो हमने बात की थी अभी पीछे एक सवाल करके आए थे, तो वही रेले प्रकीर्णन आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल है। और रेले प्रकीर्णन तब घटित होता है जब वायुमंडलीय कणों की व्यास सौर्यक विकिरण की तरंगदैर्ध्य की तुलना में कम होती है। तो ये बातें आपकी दोनों ठीक है और उसकी व्याख्या भी करेगा। ये सवाल है अपने नेट दिसंबर 2019 के अंदर। आने वाले, ये देखो, आने वाले सौर विकिरण 100% है तो धूल के कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है। मैं कह नहीं, धूल के कणों की अगर बात करें तो कितने प्रतिशत हो रहा है, 6%। बादलों की पूछता तो 27, पृथ्वी की सतह से कितने विकिरित हो रही थी बात करता तो 2%। ऐसे सवाल बनाए गए। तो ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने यानी सवालों को लिया। ये सवाल हमें ये सिखाते हैं कि इस टॉपिक के प्रति हमारी समझ कैसे डेवलप करनी है। यहाँ को नहीं गुरुजी थारला मुआवे को नहीं आवे, बुम आवेगा को नहीं आवेगा, ये आपको खुद को एहसास करना है, रियलाइज करना है कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है तो वो टॉपिक क्या पेपरों के अंदर पूछे गए उसके अनुकूल मेरी तैयारी है या नहीं है। ये पुराने पेपर यही सिखाते हैं। इनू मेरे वर्गा में लिया है, नोट्स बेड़ा करके आगला में लिया है, फलानिया में लिया है, बिमू को नहीं आया, इमू आ गया, इमू को नहीं आया, ये सब चलते रहते हैं। थे थारी समझ डेवलप कर लेंगे अकॉर्डिंग, किसी भी पेपर के अंदर आप फेल नहीं होंगे, ये गारंटी है। सेल्फ स्टडी अगर जडानी में बैठ के कोई करेगा नहीं, इन अकॉर्डिंग नहीं हो कौन से टॉप जो आना चाहिए वो आ जाएगा। इतो सोरो काम है, इतनी सी समझ नहीं। केवल सेकंड पेपर के अंदर, चाहे आप फर्स्ट पेपर जो पढ़ रहे हो जीके का, उसके अंदर भी आपको ये पैटर्न अपनाना पड़ेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गुरुजी कला संस्कृति के प्रश्नों का नहीं पता चल रहा, आप पिछले 15-20 सालों के अंदर देखिए कैसे प्रश्न पूछ रहा है। पिछले 4-5 सालों के अंदर वो किस डेप्थ की बात करें। हाँ, शुरुआत की प्रश्नों की प्रकृति बिल्कुल सीधी सीधी होगी। अब क्योंकि शुरुआत में ये नहीं पूछे जा रहे थे,
ये रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के अंदर पूछा गया कोई सवाल है यहाँ पे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। तो शुरुआत के अंदर इस डेप्थ के सवाल नहीं आ रहे थे। शुरुआत के अंदर तो उष्मा बजट के अंदर एल्बिडो का मान कितना है बात कर ली, या प्रत्यक्ष विकिरण के तौर पे कितना है, पृथ्वी पे कितना आ रहा है, वायुमंडल से कितना हो रहा है, ये कुछ इस प्रकार से था। अब काफी डेप्थ के अंदर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इत्मीनान के साथ में, ये केवल 15-20 प्रश्न ही थे जो मैंने बताए। इस टॉपिक से संबंधित आपको 100-150 प्रश्न होंगे। हर एक प्रश्न को आप इस दृष्टिकोण से पढ़ लीजिए। इस टॉपिक में से नहीं केवल इस टॉपिक, सारा 100-150 टॉपिकों में, और 100-150 के आपने 10-15 हजार जो प्रश्न जितने मिले, उन प्रश्नों को इस प्रकार से एनालिसिस करके पढ़ लिया, आपके पास में सर्वोत्तम पाठ्य सामग्री होगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये किसी एक किताब में से, किसी एक नोट्स में से नहीं बनाए गए हैं। ये तो अलग अलग आयोग के पास होगी। तो न तो जैसे हरियाणा वाले ने बनाया, जरूरी थोड़ी है कि जिसने राजस्थान का पेपर बनाया था वही किताब वो लेके बैठा है। जिसने यूजीसी नेट का पेपर बनाया तो उसने कुछ अलग पाठ्य सामग्री अपने हिसाब से उठाई होगी। जो पंजाब का कोई पेपर बना रहा है, या उत्तराखंड का कोई पेपर बना रहा है, या डीएसएसपी का बना रहा है, तो वो अपने हिसाब से पाठ्य सामग्री को काम में लेगा। तो ये विविध प्रकार की किताबों का संग्रहण के तौर पे आपके सामने पाठ्य सामग्री उभर के आ जाएगी। और इतनी अगर आपके पास में समझ है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी किसी भी पेपर के अंदर। तो यहां पे केवल प्रश्न करने का तात्पर्य ये नहीं था कि आपको प्रश्न रटने हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारे इस प्रकार से करवाए गए हैं कि आप ये कीजिए, ये से आए, ये किए, ये से। आप इन प्रश्नों की समझ डेवलप कीजिए कि ऐसा प्रश्न आया तो ये प्रश्न वास्तव में चाहता क्या है, एक कंप्यूटर से डिमांड क्या है, वो समझनी है। अगर वो समझ में आ गई, ये केवल ज्योग्राफी वालों पे लागू नहीं होता है। किसी भी सब्जेक्ट के अगर विद्यार्थी हैं, वो अपना इस प्रकार से, इस दृष्टिकोण से अगर काम करते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे बायो का हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, जिसने ये दृष्टिकोण अपना रखा है, और अधिकांश जो विद्यार्थी हैं जो आगे आपसे पहले जो सफल हुए हैं, उन्होंने इस दृष्टिकोण को जरूर अपनाया। किसने कम अपनाया, किसी ने ज्यादा अपनाया होगा। चलो, धन्यवाद।